डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये देखे थे कि बोर्स के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। इसके सहायता से हम लोग रेडियस ऑफ एटम या फिर साइज ऑफ एटम का कैलकुलेशन किए थे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन किए थे, साथ साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी कैलकुलेशन किए थे और इसके सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी किए थे। अब यह है कि कोई भी थ्योरी परफेक्टली प्रूफ नहीं होते या ये कह सकती है कि एकदम परफेक्ट नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ लिमिटेशंस जरूर होते हैं, उसमें कुछ न कुछ कमियां अवश्य होंगी। ठीक उसी तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल भी इस थ्योरी की भी कुछ न कुछ कमियां हैं। तो हम लोग इसको यही आज पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये हम लोग पढ़ेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल की कौन कौन सी कमियां हैं। हम लोग जब बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े थे तो याद करो सारे एलिमेंट को हम दो भाग में बांटे थे। एक को नाम दिए थे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी वैसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो और यह होता था हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। दूसरा ये हो सकता था लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये भी हमारा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तीसरा ये हम पढ़े थे लिथियम, एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, तो यदि हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी और इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। इसके अलावे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक होती है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं, जिसमें ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे मोर देन 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक होगी। तो ये कह रहे थे कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो सिर्फ इसमें एक ही इंटरेक्शन काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन का फोर्स, और जब 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स की भी संख्या इसमें कुछ न कुछ होगी, तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस की संख्या क्या होगी इसमें बढ़ जाती है। तो जो नियम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल होते हैं वो क्या होंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू नहीं होंगे। और बोर्स एटॉमिक मॉडल भी इसी तरह का एक एग्जांपल लिया जाता है इसमें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन ये होगा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली विथ one electron system, but it does not good hold with multi electron system। ये जो होंगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ये सही एप्लीकेबल नहीं होते। चलो एप्लीकेबल करने का तो हम कर देंगे लेकिन इसके जो रिजल्ट आएंगे वो सही नहीं होंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इन्हीं स्पेसीज पर लागू होता है, इसके अलावे अन्य स्पेसीज पर लागू नहीं होते। दूसरा इनका डिबेट ये था कि बोर्स ने ये कहा था कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिए E2 है, ये हो गया क्या E1, ऑर्बिट की संख्या हो गई N2, ये हो गया N1, यानी एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो इसके फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, सिर्फ एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि वन स्पेक्ट्रल लाइन ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आया। और इस तरह से बोर्स ने उस
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की भी संख्या इन्होंने ज्ञात की। तो इन्होंने ये किया था, जैसे मान लो ये था कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो जितनी पॉसिबिलिटीज ट्रांजिशन के होते हैं उतना स्पेक्ट्रल लाइन संभव होगा। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया था, ये था n2 माइनस n1, फिर था n2 माइनस n1 माइनस 1 बाई 2, n2 माइनस n1 बाई 2। अब मान लो ये हो जाए कि अगर n का मान ये मान लेते हैं कि जैसे फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1, या फिर फोर्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो अब ये था कि देखो n2 का मान हो गया कितना 4, n1 का मान हो गया कितना 1, ये हो जाएगा क्या 4 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 में से 1 घटा तो ये हो गया 3, और ये शायद प्लस, ये प्लस था शायद n1 प्लस n2 माइनस 1, तो ये हो गया 4 में से जोड़ो 5, और 5 में से 1 घटा तो ये हो गया कितना 4 बाई 2, ये हो गया 12 बाई 2, ये हो जाएगा क्या 6 स्पेक्ट्रल लाइन आता है। इससे हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या भी बता सकते हैं। अब देखिए ये मान लो ये हो गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। अब यही हमने कहा था कि देखिए 4 से 1 में आ रहा है, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है, एक एनर्जी स्टेट ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए एक तो स्पेक्ट्रल लाइन ये आएगा, दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन यहां से यहां जो होगा ट्रांजिट करेगा, तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन यहां से यहां ट्रांजिट करेगा, चौथा स्पेक्ट्रल लाइन यहां से यहां ट्रांजिट करेगा, पांचवा स्पेक्ट्रल लाइन यहां से ये जो होंगे नहीं 3 हो गया, चौथा स्पेक्ट्रल लाइन यहां से यहां ट्रांजिट करेगा, ये तो हो गया 3, चौथा स्पेक्ट्रल लाइन देखो यहां से यहां ट्रांजिट करेगा, पांचवा स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगे ये क्या होंगे, यहां से यहां ट्रांजिट करेंगे, और छठा स्पेक्ट्रल लाइन यहां से यहां ट्रांजिट करेगा। इस तरह से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और ये जो होंगे ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन होंगे। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें एक कमी आने लगी कि बोर्स ने तो ये कहा था कि एक स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप एडवांस होते गए तो ये पाया गया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगे ये अनेक लाइनों के मिलने से बनते हैं। तो इस तरह से इनका दूसरा डिमेरिट ये होगा कि ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू बोर्स one spectral line is responsible for one transition, but on close observation it was found that one spectral line is made up of many minute line। देखो इस तरह से इन्होंने तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या बताई, ये जो होगा एक्सपेरिमेंटली भी सही आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, यह माइक्रोस्कोप हमारे
एडवांस होते गए। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, ये दूसरा जो होगा ये मान लो स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, ये तुम्हारा तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, ये मान लीजिए चौथा स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। इस तरह के स्पेक्ट्रल लाइन थे। अब जब इनका क्लोज ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि ये एक लाइन नहीं थे बल्कि अनेक लाइनों के मिलने से बने थे। इस तरह से ये स्पेक्ट्रल लाइन आगे लगे। इसका एक्सप्लेनेशन बोर्स ने नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इनको टूटने का कारण ये था कि इसके बीच और भी कोई ऊर्जा की स्टेट होंगे या और भी जो होगा ये एनर्जी स्टेट होगा, जिसको बोर्स ने इंडिकेट नहीं किया। बोर्स ने सीधा कहा कि n = 1, n = 2, n = 3। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 2 से गिरेगा तो सीधा आएगा कहां, 1 में आएगा, और इसके लिए हमको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। लेकिन ये स्पेक्ट्रल लाइन एक से अधिक भागों के एक से अधिक लाइन के मिलने से बने होने के कारण इसका सीधा मतलब होता है कि इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच में भी जो होगा ये कुछ न कुछ एनर्जी स्टेट होगा, और इसकी व्याख्या बोर्स के एटॉमिक मॉडल से नहीं होती है। ये इनका दूसरा लिमिटेशन हुआ। अब मिटा लीजिए पहले इसको, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए। अब इनका तीसरा देखते हैं। तीसरा इनका डिमेरिट ये था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन को बोर्स ने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन को बोर्स ने माना था मटेरियल पार्टिकल हैविंग वेरी लेस मास, जिसका द्रव्यमान काफी कम था। और बोर्स ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, ये पार्टिकल माना था जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा। ये बोर्स का कॉन्सेप्ट था। और हम लोग देखो इसीलिए कहते थे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है। ठीक उसी समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, डिब्रोई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्या कि इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, ये दो तरह की होती है, द्वैती होती है। जिस तरह से रेडिएशन से लाइट का नेचर ड्यूअल होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी, इसका भी नेचर क्या होगा, ड्यूअल होगा। एक ये बिहेव करेंगे किस तरह से, पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, और दूसरा जो होगा ये क्या होगा, ये वेव्स की तरह बिहेव करेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन के मटेरियल पार्टिकल के नेचर को व्यक्त करता है, यह इसके वेव के नेचर को व्यक्त नहीं करता या इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये भी कह सकते हो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ये डिब्रोई के ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेनेशन नहीं करते। चौथा इनका डिमेरिट ये होगा कि it does not obeys Heisenberg uncertainty principle। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी बोर्स ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के नियम का पालन नहीं किया। अब यह है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम क्या है, इसको हम लोग यहाँ कुछ थोड़ा सा जो होगा ये देखेंगे, फिर इसका हम लोग डिटेल्स किसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल
electron microparticle, it is impossible to determine both position and momentum of microparticle simultaneously with accurately. हाइजेनबर्ग ये कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में माइक्रो पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों सही साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, और बोर्स ने इस नियम का पालन नहीं किया। अब देखो बोर्स ने कहां इसको वायलेट किए थे। बोर्स एटॉमिक मॉडल से हमने निकाला था R बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n²/z। अगर मान लो हाइड्रोजन के लिए काउंट करते हो तो z का मान हो गया कितना, 1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर आप काउंट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान हो गया कितना, 1। तो r बराबर होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट पोजीशन को पॉइंट कर दिया कि नहीं इतनी ही दूरी पर पाया जाएगा, जबकि हाइजेनबर्ग क्या कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग कर रहे हैं कि यह चीज संभव नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन का या माइक्रो पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों सही साथ ज्ञात कर लें। यह चीज सही नहीं है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत को हम लोग ये भी देख भी सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम सही ज्ञात नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका वेट मान लीजिए हमारा क्या है, 1 किलोग्राम है, ठीक। अब अगर इसको हम पूरे दिन धूप में रख देते हैं तो असंख्य रेडिएशंस इससे टकराएंगे, जिसकी एनर्जी होती है E = hν या E = hc/λ। ये इससे टकराएंगे। ये होता है क्या, तुम्हारा फोटोन की एनर्जी। लेकिन 1 किलोग्राम का वस्तु इतना भारी होता है कि चाहे इस पर कितना भी फोटोन्स स्ट्राइक करें, इस फोटोन की एनर्जी के कारण इस पर किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो जब इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो इसके पोजीशन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर मान लो हम इसको इलेक्ट्रॉन पर काउंट करें, तो मान लीजिए ये सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन से कोई रेडिएशन टकरा रहा है, ठीक, इससे कोई रेडिएशन जो होगा ये मान लीजिए टकराए, इसकी एनर्जी क्या होगी, E = hν या E = कह सकते हो क्या, hc/λ। अब इससे ये रेडिएशन इससे टकराए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जब इससे फोटॉन्स टकराएंगे तो जब इससे फोटॉन टकराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। अब जब इसके एनर्जी में परिवर्तन होगा और हम इसको देखना चाहें तो रेडिएशन इससे टकराए और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आए तो हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, देखेंगे। अब रेडिएशन फोटॉन्स इससे टक्कर करेंगे तो इसका द्रव्यमान या मास कम होने के कारण इसकी एनर्जी प्रभावित हो जाएगी या इसके एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। और बोर्स ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन तब तक किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जब तक उसकी ऊर्जा निश्चित होगी। जब इस इलेक्ट्रॉन से फोटॉन्स टकराए इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो जब ये ऊर्जा बढ़ेगा तो केंद्रक से दूरी भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने के बजाय क्या हो जाएगा, ये इस साइड से बढ़ जाएगा या न्यूक्लियस से इसकी दूरी जो होगी ये बढ़ जाएगी। अब ये होता है कि जब फोटॉन्स इस पर स्ट्राइक करेंगे तो हम किसी भी स्थिति में ये नहीं बता सकते कि किस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन या किस वेवलेंथ का फोटॉन इससे स्ट्राइक कर रहा है, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कितना परिवर्तन होता है, ये हम नहीं बता सकते। तो जब उस फोटॉन की एनर्जी नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंज नहीं बता सकते, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन
ना तो पोजीशन बता सकते हैं और ना ही जो होगा इसका मोमेंटम बता सकते हैं। एक तो ये होता है मोमेंटम होता है क्या, ये डिपेंडेंट होगा वेलोसिटी पर, और हमने ये भी देखा है कि अगर न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी कमेगा, यहां से दूरी अगर बढ़ेगा तो इसके रेडियस भी जो होंगे पोजीशन भी अंतर करेंगे, तो हम इनका पोजीशन और मोमेंटम कभी नहीं बता सकते साथ साथ, और सही नहीं बता सकते, अनुमान करके बता सकते हैं। दूसरा चीज यहां एक चीज और भी होता है कि हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए रेडिएशन इससे टकराए और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आए तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं। जब रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आएगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ चुका रहेगा। इसलिए इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। तो इस तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पालन नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉन को लोकेट करता है एट द पिन पॉइंट कि यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि हाइजेनबर्ग कहते हैं कि ये चीज संभव नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला डिमेरिट देखते हैं। पांचवा डिमेरिट लेकर देखते हैं, ये था अकॉर्डिंग टू बोर्स। बोर्स ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट पर न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा प्लेनर होता है। इन्होंने ये कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट इन विच circular orbit in which the electron revolve are planar। लेकिन मॉडर्न रिसर्च क्या करता है, मॉडर्न रिसर्च ये कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल रीजन में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। तो उस स्थिति में बोर्स के अनुसार ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होंगे, प्लेनर होंगे। ये और बट मॉडर्न रिसर्च has shown that an electron moves around the nucleus is three-dimensional रीजन। ये भी इनका डिमेरिट होगा, क्योंकि इन्होंने ऑर्बिट को प्लेनर बताया, जबकि ऑर्बिट प्लेनर नहीं होकर मॉडर्न रिसर्च ये कहता है कि ये क्या होंगे, ये 3 डायमेंशनल रीजन होंगे। नेक्स्ट ये था, अगला डिमेरिट ये था कि इट डज नॉट explain Siemens effect and Stark effect। इन्होंने जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं की। अब देखो जीमेंस इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल फील्ड है, ठीक, नॉर्मल फील्ड, ये हमारा कोई स्पेक्ट्रल लाइन है, और ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आए। अब यही स्पेक्ट्रम हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये लेते हैं कहां, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन था, ये
स्पेक्ट्रल लाइन अनेक लाइनों में स्प्लिट कर जाता था। और यही चीज अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे तो भी यही सेम चीज होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक स्पेक्ट्रल लाइन एक से अनेक भाग में टूट जाते थे। अब ये था कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको नाम देते थे क्या, जीमेंस इफेक्ट। यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रल लाइन के विघटन को नाम देते हैं मैग्नेटिक, ये जीमेंस इफेक्ट। और विद्युतीय क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन के विघटन को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये कह सकते हो कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं जीमेंस इफेक्ट। और ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम दोगे क्या, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का विघटन होना ये इंडिकेट करता है कि एटम का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में अलग होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग होगा। लेकिन हम पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए, तो पूरे बोर्स एटॉमिक मॉडल में कहीं भी ना तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेशन है या रोल होता है, और ना ही कहीं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एटम के बिहेवियर को मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन नहीं करता। इसका एक और डिमेरिट है, याद कीजिए यहां जब हम बोर्स का पोस्टुलेट पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ये था क्या, mvr इक्वल टू nh/2π। ये जो होगा जहां n होता था नंबर ऑफ ऑर्बिट को, या nh/2π। और हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी ऑर्बिट में क्या होता है, रोटेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी ऑर्बिट में रोटेट करते हैं जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के क्या होता है, मल्टीपल ऑफ होल नंबर मल्टीपल होगा। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होना चाहिए क्या, ये मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर हो। या फिर ये कह सकते हो कि इसको इस रूप में भी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट जो होंगे ये क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। तो इसकी व्याख्या या इसका कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बोर्स ने नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है, ना ही बोर्स ने इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। इसको बाद में डी ब्रोई ने इसको प्रूफ किया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट ये क्वांटाइज्ड होते हैं, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। तो ये सामान्यतः बोर्स के एटॉमिक मॉडल के दोष थे, और ये दोष जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे रिसर्च बढ़ते गए, वैसे वैसे ये दोष जो होंगे ये भी दूर होते गए। लेकिन यहाँ एक चीज और स्पष्ट था कि जैसे ही बोर्स के एटॉमिक मॉडल फेल हुए या इनके डिमेरिट सामने आए, उसी समय या ये कह सकते हो कि इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर का, कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये वेव्स के तरह भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल के तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के वेव्स नेचर का प्रोपागेशन होते गया, जैसे डी ब्रोई आए, इसके बाद हाइजेनबर्ग आए, स्क्रोडिंगर आए, तो
बोर्स के एटॉमिक मॉडल के जो डिमेरिट्स थे इनका सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन हो गया। इस तरह से हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल में यहीं तक रुकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।